नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। छापा हर्षमंदर के दफ्तर और घर पर पड़ा, लेकिन हड़कंप जो है वो पूरे कांग्रेसी इको सिस्टम में मच गया है। तब ये स्वाभाविक सा सवाल भी उठता है और कौतूहल भी जगता है कि आखिर में इस छापे से इतनी खलबली क्यों मची हुई है। दरअसल उसके दो तीन कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि हर्षमंदर जो है वो राजदार है। और राजदार क्यों है? क्योंकि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सोनिया गांधी की अगुवाई में बनी जब यूपीए की सरकार आई, उस काउंसिल के ये सदस्य हुआ करते थे और बड़े ताकतवर लोगों में शुमार थे। अब वहां तक कैसे पहुंचे, दरअसल वो जानिए, फिर एक एक करके तमाम बातें बताता हूं। 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ गोधरा वाला, तब इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। ये आईएएस अधिकारी हुआ करते थे और इन्होंने एक नरेशन गढ़ा कि दरअसल ये जो दंगा है वो राज्य प्रायोजित है। और फिर उसी नरेशन को तिस्ता सीतलवाड़ हो या पूरा वो जो कबाल है उसने आगे बढ़ाया। अब ये जो नरेशन है ये उस समय क्यों गढ़ा गया? ये दरअसल इसलिए गढ़ा जाने लगा क्योंकि तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, यानी उनकी अगुवाई वाली भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार को हटाना बड़ा जरूरी था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि जो लुटियन इकोसिस्टम है वो दम तोड़ने लगा था। क्यों तोड़ने लगा था? क्योंकि ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसे कांग्रेस ने तैयार किया और ये कांग्रेस के रहने पर ही फलता फूलता है। यानी आप इस तरह से कहें कि इनकी तूती तभी बोलती है जब वहां कांग्रेसी हुकूमत होती है। अब भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार है तो इनकी दाल उस तरह से गल नहीं रही थी, तो क्या किया जाए? तो दाल गलाने का एक ही तरीका था कि सरकार को केंद्र से हटाया जाए जो वाजपेयी की अगुवाई वाली है। तो उसको हटाने के लिए नरेटिव गढ़ा जाए। अब उस नरेटिव को गढ़ने का इन्हें एक आप कहें कि एक जरिया गोधरा बन गया और फिर वो पोलराइजेशन की एक पॉलिटिक्स वहां से शुरू हुई। अब जब पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि ये खेमा लामबंद हो गया मतदाताओं का और उस लामबंदी का फायदा हुआ कांग्रेस को। और जब कांग्रेस को फायदा हुआ तो जाहिर सी बात है वो तमाम लोग जो खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं और ह्यूमन राइट वर्कर कहते हैं, उन सबको अब एकोमोडेट करना था, क्योंकि उन्होंने तो बड़ा भारी काम किया था कांग्रेस के लिए। तो अब उस एकोमोडेशन में आप कहें कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आकार में आती है। देखिए, इसके आकार में आने का यही कारण नहीं होता कि इनको एकोमोडेट करना है, ये तो इस वजह से भी आकार में आई थी ताकि सरकार में जो सोनिया गांधी है उनका पूरा दखल रहे, लेकिन उसके साथ ही साथ इन लोगों को भी उसमें रखा गया। तो जब ये काउंसिल बनी तो उसमें हर्षमंदर सरीखे लोग शुमार होते हैं, आते हैं और फिर वहां से जो है इनका पूरा ताना बाना शुरू होता है। और उस ताने बाने में एक ही चीज होती है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम को फलने फूलने के लिए पूरा स्पेस देना है। और आप देखिए कि वो स्पेस देना शुरू होता और उस दरमियान ये अपना कई, आप ये तो कहें कि एनजीओ जो इनकी खुलती है वो, और फिर उसमें ये बच्चों के लिए बहुत कुछ चीज़ें खोलते हैं। पता चलता है कि उसमें भी बड़ी गड़बड़ियां हुई और यही कारण है कि इनके यहाँ 2021 में ईडी का भी छापा पड़ चुका है। और ये जो छापा पड़ा है वो अमन बिरादरी, इनकी अपनी एनजीओ है, उस एनजीओ पर पड़ा है और वो दरअसल विदेशी फंडिंग का मसला है जो जिसको लेकर पहले ईडी गई थी और फिर सीबीआई गई और सीबीआई ने जो है इस अमन बिरादरी पर जो है वो एफआईआर वगैरह भी दर्ज किया है। अब आप थोड़ा इनके बारे में सुनिए, कई चीजें हैं। हर्षमंदर लगभग 2 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे। 2002 में गुजरात में उन्होंने राज्य प्रायोजित दंगे का आरोप लगाकर सेवा छोड़ दी थी और आईएएस छोड़ने के बाद हर्षमंदर सिविल सोसाइटी संगठनों के बाकी उसमें जो है ये एक्टिव हो गए और ये एक्शन इंडिया के कंट्री डायरेक्टर के रूप में काम किया। देखिए, एक्शन एड इंडिया का
अपना एक लंबा जो है काला इतिहास है। अच्छा, उसके बाद जो है ये आ गए किसमें, जब काउंसिल बनी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, तो उसमें आ गए। अब यहां देखिए कि इसमें दो तीन चीजें और है, जैसे इशरत जहां के समर्थकों में शुमार रहे हैं, और आपको ध्यान है कि इशरत जहां को लेकर किस तरह का अभियान चलाया गया था, उन अभियानियों में हर्ष मंदर आप ये कहें कि आगे रहे। और देखिए 2002 में तो नहीं, 2002 में तो मौजूदा प्रधानमंत्री और तब के जो है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का उस तरह का कद नहीं था, लेकिन 2007 आते आते तो इन लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना होगा, नहीं तो आगे की राह कठिन हो जाएगी। और दूसरा कारण यह था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के को दिखाकर ये लोग पोलराइजेशन भी करना चाहते थे कि इस तरीके से जो है अपनी बैतरणी चलती रहेगी और लुटियन टीले का जो दाना पानी है वो बंद नहीं होगा। तो इसलिए इशरत जहां वाला मुद्दा उठाया गया और उसके फेक इनकाउंटर का जो एक तरह से आप कहें कि कहानी गढ़ी गई। फिर आप देखिए कि हर्ष मंदर ने अफजल गुरु के लिए दया याचिका पर जो गई थी कि उनकी फांसी रोकी जाए, तो उसमें जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया उसमें यह भी शुमार थे। मंदर कई मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप भी किए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को डिटेंशन की स्थिति और असम से अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए अलग से मांग की थी। फिर सुनिए, हर्ष मंदर उन 40 कार्यकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने अयोध्या के खिलाफ अदालत में समीक्षा याचिका दाखिल की थी। तो हर्ष मंदर का जो है एक लंबा इतिहास रहा है उस एजेंडे को लेकर, जो एजेंडा इस इकोसिस्टम का रहा है। यही नहीं, जो सीए वाला प्रकरण हुआ था जिसमें दिल्ली में दंगा हुआ था, वहां भी जो है इनकी अपनी भूमिका रही है। उसमें उकसाने वाली जो एक तरह से आप कहें कि भूमिका में ये रहे हैं। फिर याकूब मेनन की फांसी वाला प्रकरण आपको याद होगा, किस तरह से देर रात जो है अदालत को उठा दिया जाता है और अदालत बैठ जाती है, उसमें भी इनकी भूमिका रही है। फिर आप देखिए कि दिल्ली दंगों वाला हर्ष मंदर का नाम दिल्ली दंगों में की जो चार्जशीट है, चार्जशीट में लंबी कहानी है, उसमें यह भी, और आपको ध्यान होगा कि जो दिल्ली दंगों के अभी हाल फिलहाल में चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसमें तो जो नाम है उसमें योगेंद्र यादव का भी नाम है। उसमें तो यह भी है कि जो प्रशांत भूषण का दफ्तर है, उस दफ्तर में योगेंद्र यादव की शर्जिल इमाम वगैरह से जो है मुलाकात हुई थी। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो बार बार ये लोग जिक्र करते हैं, तो दरअसल इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चांसलर यही लोग हैं। चूंकि वो जो आरोप पत्र दाखिल हुआ दिल्ली के दंगों वाला, उसी में यह बात पता चली कि शर्जिल इमाम ने तो बाकायदे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, और व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बना था ताकि जो लक्षित इलाके हैं, लक्षित इलाके मतलब अब जैसे आपको सीए के खिलाफ अभियान चलाना है, तो मैसेज कहाँ जाएगा? मैसेज उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिन लोगों को बरगलाया जा सके और उनको बाहर निकाला जा सके और एक आंदोलन का आयाम दिया जा सके। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चलन जो है वहीं से शुरू हुआ। देखिए, ये जो सीए वाला मसला है, मैं वो आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए, इनका जो है जो 20 बालगृह इन्होंने खोल रखे, बालगृह, और उसमें रहने वाले अनाथ बच्चों को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बिठाया। ये पांचजन्य की खबर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच में इसकी कलई खुली है। बच्चों के कन्वर्जन से लेकर अराजकता फैलाने के मामले भी सामने आए हैं। हर्ष मंदर के एनजीओ पर विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। विदेश से गलत तरीके से चंदा लेने सहित अन्य भी आरोप हैं। इसके अलावा उनके कई ठिकानों पर 2021 में प्रदर्शन निदेशालय ने भी छापा मारा था। तो यानी आप ये समझिए कि जो इनका पूरा अभियान है, वो अभियान दरअसल किस तरीके का है। तो जाहिर सी बात है, जब इनके यहाँ छापा पड़ेगा तो पूरे इकोसिस्टम में हलचल मचेगी,
क्योंकि उसी इकोसिस्टम का हिस्सा तीस्ता सीतलवाड़ भी हैं, उसी इकोसिस्टम का हिस्सा योगेंद्र यादव भी हैं, प्रशांत भूषण भी हैं। तो अब यहाँ पर आप एक तरह से कहें कि खलबली मचेगी, चूंकि यहाँ जो छापा पड़ा है, इस छापे में जो भी चीज़ें होंगी स्वाभाविक तौर से यहाँ से निकली चीज़ें जो है उसके तार 10 जनपद तक जुड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि हलचल होगी। इसीलिए जो ये छापा पड़ा है उस छापे से पूरा ये जो आप ये कहें कि कबाल है वो तिलमिला उठा है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।